तुम लखनऊ चली जाओ और ये सारे पेपर राज्यपाल को दे देना। वो तुम्हें शपथ दिलवाएंगे। एक चिट्ठी जिसमें सत्ता की चाबी थी। वो चिट्ठी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते ही यूपी की सरकार गिर गई। सियासत की इस मायावी चाल को कोई समझ नहीं पाया। रातों रात यूपी में बड़ा उलटफेर हो गया। भारत में पहली बार एक अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री बन गई। मैं कुमारी मायावती विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। शुरुआत उस राजनीति की जिसका 26 सालों से एक ही चेहरा है, एक ही नाम है, एक ही सुप्रीमो है, मायावती। गरीब और मजलूमों पर जुल्म ज्यादती हो रही है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है, तो इधर सात नाथ बैठे। आपको एक वोट ट्रांसफर होगा, आप एमपी और एमएलए चुनकर जाएंगे और आप लोग, आपके समाज के लोग पार्लियामेंट और असेंबली में चुनकर जाएंगे। तो आपको अपने समाज के हितों के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं कुमारी मायावती भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। उस रोज दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में उस बच्ची का जन्म हुआ जिसे आज दुनिया मायावती के नाम से जानती है। बच्ची का परिवार दिल्ली की एक झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में रहता था। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में इंद्रपुरी की झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। इंद्रपुरी के मकान नंबर C27 के इन 2 कमरों में ही गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर गांव से आया पूरा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था प्रभुदास दयाल। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले प्रभुदास की 3 बेटियां और 6 बेटे थे। उनमें एक बेटी का नाम मायावती रखा गया। प्रभुदास मायावती को कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन दकियानूसी सोच में फंसकर वो भी बेटी बेटे में फर्क कर रहे थे। प्रभुदास ने बेटों को पब्लिक स्कूल में भेजा, जबकि बेटी मायावती का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया गया, जहां बच्चों की मुफ्त शिक्षा का इंतजाम था। एक तो दलित, फिर गरीब भी थी, ऐसे कोई खास पैसे भी नहीं थी, लड़की भी थी, और जिस परिवार में लड़के को थोड़ा फेवर करते गया उनके फादर, उनके बारे में वो ऑटोबायोग्राफी भी लिखा। तो ये सारे कुछ वो लड़के मिला उनको। मायावती ने स्कूल के दिनों में ही बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में पहली बार जाना। पिताजी, अगर मैं भी बाबा अंबेडकर की तरह अन्याय से लड़ूंगी तो क्या मेरी भी तारीफ होगी? क्या मेरा भी सम्मान होगा? बेशक तुम बाबा अंबेडकर जैसी बन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा? पहले तो तुम्हें स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करनी होगी। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनना होगा। दिल्ली के इंद्रपुरी में जे कॉलोनी के इसी सरकारी स्कूल से मायावती की पढ़ाई शुरू हुई थी। मायावती पढ़ लिखकर जल्द से जल्द कलेक्टर बनना चाहती थी। इसी जुनून में मायावती ने 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षा एक ही साल में पास कर ली। जब ने देखा कि कई अच्छा है स्टूडेंट, और 1-2 क्लास डबल प्रमोशन भी मिल गए उनको, और फिर उनको लगा कि मायावती IAS ऑफिसर बन सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत था जो रिजर्व कोटा में उनका IAS बन गया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद मायावती ने दिल्ली के इसी कालिंदी कॉलेज में दाखिला लिया। साल 1975 में मायावती ने कालिंदी कॉलेज से BA की पढ़ाई खत्म होने के बाद अगले ही साल B.Ed की परीक्षा भी पास कर ली और दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके के इसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। ख्वाब कलेक्टर बनने का था,
मायावती दिन में स्कूल जाती और देर रात जागकर प्रशासनिक सेवा के इम्तिहान की तैयारी करती थी। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई भी शुरू कर दी। वो चुनौतियों से घिरी थी। उन्हीं दिनों मायावती की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिसने उनके सपने, उनकी जिंदगी का रुख ही पलट कर रख दिया। वो थे कांशीराम। मायावती को मायावती बनाने वाले कांशीराम थे, नहीं तो कुछ नहीं होती मायावती। कांशीराम 70 के दशक में जातिगत शोषण और भेदभाव के खिलाफ एक नए तरह के आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन के सूत्रधार थे कांशीराम। पंजाब के रोपड़ के रहने वाले कांशीराम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी किया करते थे। इसके बाद उन्हें पुणे में DRDO की गोला बारूद की फैक्ट्री में लैब असिस्टेंट की नौकरी मिल गई थी। महाराष्ट्र में कांशीराम ने अनुसूचित जाति के अपने साथियों के साथ हो रहे भेदभाव और शोषण को करीब से देखा। कांशीराम खुद अनुसूचित जाति से थे और उनके परिवार ने धर्म परिवर्तन कर सिख धर्म अपना लिया था। पूना के अंदर एम्यूनिशन फैक्ट्री थी, किरकी के अंदर, उसके अंदर दलितों पर अन्याय और अत्याचार, उनका शोषण हो रहा था। और यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर, रविदास की जयंती पर जो छुट्टियां थी उसको भी कैंसिल कर दी गई थी। और वहां से जब लोग मान्यवर कांशीराम के पास पहुंचे तो फिर मान्यवर ने कहा कि नहीं, इसकी लड़ाई तो ऐसे नहीं लड़ी जाएगी और हमको कर्मचारियों को इकट्ठा करके अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। 1973 में कांशीराम ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया। नाम रखा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, यानी बामसेफ। दिल्ली में अक्सर बामसेफ के कार्यक्रम हुआ करते थे। स्कूल टीचर मायावती भी बामसेफ से जुड़ी हुई थी। मायावती टीचर थी स्कूल में दिल्ली में, और जगह जगह टीचर्स के इशू पे, दलितों के इश्यूज पे खासतौर से बोलती थी, बड़े एग्रेसिव तरीके से। इस कबड्डी सीजन घर बैठे पहचानो और जीतो ABP न्यूज के साथ। साल 1977 की एक घटना ने मायावती को अचानक सुर्खियों में ला दिया। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार चल रहा था। सेमिनार में उस समय के दिग्गज नेता राजनारायण भी पहुंचे थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया था। तत्कालीन जनता सरकार में मंत्री राजनारायण ने मंच पर भाषण देना शुरू किया, लेकिन वो अनुसूचित जाति के लिए बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। साथियों, सदियों से हमारे देश में जातिगत पक्षपात होता आया है और उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए। मायावती राजनारायण का भाषण सुनकर गुस्से से भड़क उठी। मायावती अनुसूचित जाति के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल के बिल्कुल खिलाफ थी। राजनारायण के भाषण से बौखलाई मायावती ने देर नहीं की। वो मंच पर आ गई और राजनारायण समेत पूरे सिस्टम पर बरस पड़ी। भाइयों और बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक जाति व्यवस्था को बनाए रखा है और दूसरी ओर उन्हीं के खिलाफ लड़ने का ढोंग भी करते हैं। राजनारायण को हटाओ, जनता पार्टी को हटाओ, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, भरी सभा में राजनारायण को जवाब देकर 21 साल की मायावती चर्चा में आ गई। तो उस समय उनकी लीडर तूती बोलती थी, उनको रोक करके प्रतिकार किया था उस शब्द का, हरिजन शब्द का। तो वो तेवर मान्यवर कांशीराम ने देखे। उन्होंने फंक्शन खत्म होने के बाद पता किया कि ये लड़की कौन है। तो बोला कि नहीं, इससे मुझे बात करनी है। तो वो बताती थी मायावती कि कांशीराम जी मेरे घर आए। नमस्कार मैडम। अरे आप इतनी रात में? जी, दरअसल कांशीराम जी आपसे मिलना चाहते थे। आइए सर। आइए, अंदर आ जाओ। नमस्ते।
खूब सारी किताबें पढ़ने में व्यस्त लग रही हो आजकल। वैसे ये इतनी पढ़ाई लिखाई करके करना क्या चाहती हो तुम? मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। ये करके मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अपने समुदाय की सेवा कर सकूं। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। देखो, दलितों के लिए तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी भावना, तुम्हारा समर्पण और ऐसे बहुत से गुण मेरी नजर में आए हैं। एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी राजनेता बना सकता हूं। तब ये एक नहीं, ढेरों कलेक्टर ऑफिसर लाइन लगाए, फाइल हाथ में लिए तुम्हारे आदेश का इंतजार करें। तब होगी सच्चे अर्थों में अपने समुदाय की सेवा और दलितों के लिए कुछ काम कर सकोगे। और वही किया। जब वो बना दिया था उन्होंने, तो काशीराम जी ने खुद कहा कि ये मुझसे कहती थी कि मैं डीएम बनना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें सीएम बना दिया, तुम्हारे चारों तरफ डीएम घूमते हैं। ये पब्लिकली उन्होंने भाषण में कह दिया था। काशीराम से इस मुलाकात के बाद मायावती की जिंदगी का लक्ष्य बदल गया। मायावती ने आईएएस बनने का इरादा छोड़ दिया। मायावती ने परिवार के विरोध के बावजूद काशीराम के राजनीतिक संघर्ष में अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे। अगर तुमने राजनेता बनने की ठान ही ली है तो कम से कम कांग्रेस जैसी जिमी जुमाई पार्टी में शामिल होना चाहिए। अरे उनके पास साधन है, एक राष्ट्रीय चेहरा है। काशीराम के साथ रहकर तुम एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बन सकती। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, आईएएस परीक्षा की तैयारी जारी नहीं रखी, काशीराम जी का साथ नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। पिता से बढ़ते टकराव के बीच मायावती ने घर छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद मायावती बामसेफ के दफ्तर में रहने लगी, जो दिल्ली के करोल बाग में था। मायावती को रेगुलर इनके फंक्शंस में, इनके जो बामसेफ के फंक्शंस होते थे, सम्मेलन होते थे, उसमें बुलाते थे। और यंग एग्रेसिव टीचर थी, तो और फिर वो धीमे धीमे उनके बहुत क्लोज हो गई। काशीराम के साथ मायावती के संबंध को लेकर कई तरह की चर्चा थी, जिनका खंडन करते हुए मायावती ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे अलग से लिए कमरे में अपने भाई को साथ लेकर रह सकती हैं, क्योंकि मिशन के काम के तहत मैं तो अक्सर बाहर ही रहता हूँ। लेकिन जब मैं उस कमरे में रहने लगी तो गंदी मानसिकता वाले कुछ स्वार्थी लोगों ने मेरे और मान्यवर काशीराम जी के बारे में ओछी बातें शुरू कर दी। इससे मैं बड़ी परेशान हुई और मैंने काशीराम जी से कहा कि मेरे पास अपनी नौकरी का 7 साल का जो पैसा जमा है, उससे एक छोटा सा मकान खरीद कर अलग रह लेती हूँ। अंततः मैंने उन पैसों से एक मकान खरीदा और बाद में अलग रहने लगी। 80 के दशक में देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। इमरजेंसी के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल में ही गिर गई थी। ऐसे राजनीतिक हालात के बीच 1981 में काशीराम ने एक जनमंच की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, यानी DS4। तिलक तराजू और तलवार। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। काशीराम का यह संगठन इसी उत्तेजक नारे पर टिका था। कहा यह जा रहा था कि अगर ऊंची जातियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे सब दलित शोषित समाज का हिस्सा हैं। DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति 6 दिसंबर 1981 को बनाया, जिससे उन्होंने मिरेकल ऑफ 2 फीट्स और 2 व्हील्स, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से कोहिमा तक उन्होंने साइकिल रैली निकाली 3000 किलोमीटर की। DS4 ने उत्तर भारत के राज्य यूपी, MP, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों पर फोकस किया था। यहां अनुसूचित जातियों को एकजुट करने में बहुत हद तक कामयाबी भी मिली। DS4 के नतीजों से उत्साहित होकर ही काशीराम ने अलग एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया। जब लोग संघर्ष करते हैं
और कामयाब हो जाते हैं तो जनता उनसे उनकी वैकल्पिक व्यवस्था पूछती है, ऑल्टरनेटिव पूछता है कि भाई आपका वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। तो इस वैकल्पिक व्यवस्था को बनाने के लिए सृजन के रूप में मान्यवर ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। मायावती भी स्कूल की नौकरी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गई। उत्तेजक नारों से लैस कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले पंजाब में अपना राजनीतिक दांव चला और इसके बाद उत्तर प्रदेश में आकर अपना तंबू गाड़ दिया। यहाँ पे एक तो दलित पड़े लार्ज नंबर्स में, यूपी की आबादी बहुत वैसे ही, तो उन्होंने इससे पहले जब वो बामसेफ बनाई थी उन्होंने, जो कर्मचारियों की संस्था, तो उनको लगा कि यूपी में उसकी तादाद बहुत थी एम्प्लॉइज की, जाहिर है क्योंकि बड़ा स्टेट है। मैं अपील करूंगा कि आप लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को अभी तक तैयार किया है उसी प्रकार से आप लोग तैयार करते रहें और उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं है। कांशीराम उत्तेजक नारों के सहारे यूपी में बीएसपी की राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास भीड़ खींचने वाला कोई चेहरा नहीं था। ऐसे में कांशीराम ने तेज तर्रार मायावती को सेनापति के तौर पर आगे बढ़ाया। क्या आप लोगों को उस दिन का इंतजार नहीं है जब ये पूरी तरह से बहुसंख्यक लोग अपने हाथ में सत्ता लेकर अपने भाग्य का खुद परिवर्तन करें? कांशीराम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन मायावती तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 1984 में पहली बार मायावती ने चुनाव में हिस्सा लिया और कैराना विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरी, लेकिन वो चुनाव हार गई। इस समय तक चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को मान्यता नहीं दी थी और न ही चुनाव चिन्ह मिला था। इसके बाद मायावती ने बिजनौर और हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों में हार मिली। लेकिन मायावती के लिए अच्छी बात यह थी कि वो हर जगह मुकाबले में थी और उन्हें अनुसूचित जाति के एक मुश्त वोट मिल रहे थे। मानने वाला था। कल लाखों की तादाद में लोग 1989 का साल मायावती के लिए निर्णायक रहा। इस साल लोकसभा चुनाव में मायावती बिजनौर सीट से विजयी हुई। मायावती की इस जीत ने पहली बार बीएसपी के लिए संसद के दरवाजे खोल दिए। मैं कुमारी मायावती जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा 1989 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 3 सीटें मिली, जबकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 13 सीटें मिली। बीएसपी ने पंजाब और मध्य प्रदेश में भी पहली बार बेहतर प्रदर्शन किया। बीएसपी अब एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही थी। बीएसपी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ पार्टी में दरारें भी पड़ने लगी। पार्टी के कुछ नेता इसलिए नाराज थे कि कांशीराम मायावती पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान है। नाराजगी इतनी बढ़ी कि कुछ नेताओं ने बीएसपी से किनारा भी कर दिया। बहुत सारे जो अपने साथी थे मायावती के खिलाफ थे। और मैं कह रहा हूँ कई लोग को मैंने मिला था उस टाइम में, वो कहते थे पता नहीं कि ये कांशीराम जी क्यों ये मायावती के पीछे पड़े, क्योंकि ये तो खत्म कर देगा पार्टी को। हाँ, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन कांशीराम जी मायावती को ऑलवेज सपोर्ट किया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी गिर गई। अब कांशीराम ने बीजेपी को हराने के लिए बड़ा फैसला किया। फैसला था मुलायम सिंह से हाथ मिलाने का। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो समझौता हुआ था वो एक अद्भुत शुरुआत थी। अगर दलित और पिछड़े एक साथ मिल जाएं तो किसी अन्य वर्ग की सरकार आ ही नहीं सकती है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ आने से राज्य में पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का एक ताकतवर गठजोड़ बन गया था।
जिसका नतीजा 1993 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन के जीत के तौर पर सामने आया। गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने। मायावती को दोनों दलों के बीच तालमेल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई। कांशीराम ने एक बार फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया। उन्होंने मायावती को मुलायम सरकार से सीधे डील करने की छूट दे दी। इसी वजह से मायावती को यूपी का सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा। कोई आदमी किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन सारी बातें वही तय कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है। जब भी कभी मुलायम सिंह जी मीटिंग करने गए तो मीटिंग के पहले मायावती जी ने मीटिंग की, उसके बाद काशीराम जी मिले। कई बार तो ऐसा रहा कि मायावती जी और काशीराम जी मीटिंग करते रहे और मुलायम सिंह जी बाहर बैठे रहे। जब उन लोगों ने तय कर लिया एजेंडा, तब मुलायम सिंह जी को अंदर बुलाया गया और मुलायम सिंह जी ने उसके बाद अपनी बात बतौर मुख्यमंत्री रखी और जो करना था किया और जो नहीं कर पाए उसके बारे में अपनी स्पष्टीकरण दिया। उत्तर प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार से एसपी बीएसपी गठबंधन तनाव में था। 1995 की गर्मी आने तक रिश्ते और भी तल्ख हो चुके थे। ऐसे हालात में कांशीराम गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन बीमार कांशीराम बीजेपी के साथ एक गुप्त समझौता कराने में कामयाब रहे। काशीराम जी का बड़ा क्लियर कट हो रहता था। वो कहते भी थे कि वो जो पावर में आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दलितों का उत्थान तब होगा जब वो खुद पावर में आएंगे, और हमें किसी का भी इस्तेमाल करना पड़े पावर में आने के लिए हम करेंगे। मायावती, तुम यूपी की सीएम बनोगी? साहब, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप आराम कीजिए। तुम लखनऊ चली जाओ और ये सारे पेपर राज्यपाल को दे देना, वो तुम्हें शपथ दिलवाएंगे। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो धमाका जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 1 घंटे बाद ये होने वाला। 3 बजे करीब एक सूचना आई तत्काल राजभवन पहुंची है। मैं गया तो पता चला कि मायावती और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी के नेता वहां गए हुए थे। 1 जून 1995 उस रोज मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को खबर मिली कि मायावती गवर्नर मोतीलाल वोहरा से मिलकर उनकी सरकार से समर्थन वापस ले रही हैं। मायावती जी का इस सरकार से, उस सरकार से तो संपर्क मेरे ही माध्यम से था, और मुझे जब पता लगा कि इस तरह का कुछ होने वाला है और वो समर्थन वापस लेने वाली है, तो मैंने उनसे पूछा, वो दिल्ली में थी, पूछा कि क्या कुछ आ रहे हैं, मुझे बताया नहीं आपने। तो कह रहे नहीं, कुछ नहीं, वो जिला पंचायत का कुछ चुनाव होने जा रहा है, उसके सिलसिले में बात करने आनी थी और कुछ नहीं। इतनी बड़ी घटना थी और इतनी गोपनीय रखी गई थी कि उस समय मुलायम सिंह यादव ताज में एक समारोह में थी। उनके अधिकारी ने उनको एक कागज में लिख के दिया, तो उन्होंने पढ़ा तो एकदम से बेचैन हो गए और जल्दी से कार्यक्रम स्थगित करके वो वहाँ से चले। पता है, उसमें कागज में लिखा था कि मायावती बसपा ने आपकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। उन्होंने तय कर रखा था मान्यवर काशीराम जी से कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके आए थे, क्योंकि उन्हीं के दस्तखत से समर्थन दिया था, उन्हीं के दस्तखत से समर्थन वापस हो सकता था गवर्नर को, तो वो कागज पूरे तैयार करके लाए थे। मुलायम हैरान रह गए। दरअसल मायावती बीजेपी से समर्थन लेकर इस तरह मुख्यमंत्री बन जाएंगी, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन मायावती का एक इम्तिहान अभी और बाकी था। अगले रोज 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के इसी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने चीखते चिल्लाते हुए अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। मैं यही था वो पूरा कांड जो है देखा हुआ है।
इन लोगों की मीटिंग चल रही थी, ये सपोर्ट विड्रॉ करके मायावती मीटिंग ले रही थी स्टेट गेस्ट हाउस में। वहाँ देखा जो नारेबाजी मायावती के खिलाफ, बसपा खिलाफ, काशीराम के खिलाफ, और वो सब पूरे मीराबाई गेस्ट हाउस उनका कब्जा हो गया था। भद्दी भद्दी गालियाँ का इस्तेमाल हो रहा था और बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा था। पकड़ पकड़ के धुन, हम लोग तो जब तक पहुंचे तब तक तो पिटाई हो चुकी थी। घबराई हुई मायावती ने अपने नेताओं समेत खुद को गेस्ट हाउस के कमरे में ही कैद कर लिया था। उन्होंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया और बड़ी कोशिश करी गई दरवाज़ा तोड़ने की। सुना है, मुझे बाद में बताया गया, सब उन्होंने सोफे और पलंग दरवाजे पे लगा दिए थे कि दरवाज़ा तोड़ ना पाए, जैसे एक भयानक अटैक में कोई भी व्यक्ति करेगा। 12 बज गए, तब बीजेपी के लीडर उनके लिए पानी किसी तरह पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। धीरे से खोला जाता था दरवाजा, धीरे से पहुंचा दिया जाता था, फिर दरवाजा बंद कर लिया जाता था। उससे स्वयं बोली, जो कि स्पष्ट बोली कि मुझे तो मरवा देता, वो तो चाहता था मुझे मरवा दे, ये उनके लफ्ज़ थे। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट, कि मुझे मरवा दे, और मेरे दुख में तो काशीराम जी तो बेचारे खुद ही खत्म हो जाते, तो पार्टी हमारी खत्म हो जाती। मैं तुम्हारी मायावती सत्य निष्ठा से। अगले दिन यानी 3 जून 1995 को मायावती ने पहली बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। काशीराम ने उस सपने को साकार कर दिया जो उन्होंने बरसों पहले मायावती को जागती आंखों से दिखाया था। 12 बजे रात को शपथ हुई थी, 12 बजे रात को, और उसे नरसिम्हा राव ने मिरेकल कहा था, इस लोकतंत्र का मिरेकल। एक दलित महिला भारत उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री। लेकिन मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां बीएसपी में उनका कद तेजी से बढ़ने लगा, वहीं कांशीराम कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे थे। कांशीराम जी का एक कमी था, कांशीराम मैस लीडर नहीं था। हाँ, क्योंकि उनका जो लीडरशिप था वो सिर्फ चिंता की था, हाँ, और दूरदृष्टि का था, लेकिन लीडर मायावती। यूपी में मायावती की पहली सरकार महज 4 महीने चली। 136 दिन बाद ही बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मार्च 1997 में यह कहानी फिर दोहराई गई। मायावती दोबारा बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन दोनों पार्टियों का टकराव बढ़ता गया और 6 महीने बाद ही फिर मायावती की सरकार गिर गई। अप्रैल 1999 में एनडीए सरकार से एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। गेंद अब मायावती के पाले में थी। मायावती ने वाजपेयी को उनकी सरकार बचाने का भरोसा दिलाया था। मायावती ने कहा था कि उनकी पार्टी के 5 सांसद वोटिंग के दौरान गैर मौजूद रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम ना तो विश्वास मत के पक्ष में वोट देंगे, ना विपक्ष में देंगे। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है तो इधर सांपनाथ बैठे। लेकिन इस भरोसे के उलट बीएसपी सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया। मतों की गिनती हुई और 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। ये जो हमने अपने पत्ते एडवांस में क्यों नहीं खोले थे, उत्तर प्रदेश से सबक सीखकर, ये उत्तर प्रदेश का जवाब है। – 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, लेकिन किस्मत मायावती के साथ थी। बीजेपी ने बीएसपी को समर्थन देकर मायावती को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मायावती 2002 में जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिर गई। दरअसल जून 2003 में ताजमहल के पीछे यमुना नदी के तल में एक गैर कानूनी गलियारा बनाने की बात सामने आई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद
जांच करते हुए सीबीआई ने राज्य सरकार के अफसरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मायावती के करीबी पर्यावरण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से भी सीबीआई ने कड़ी पूछताछ की थी। मुझे तो पता ही नहीं था कोई भी चीज थी। जो केस चला ही नहीं, केस ही नहीं चला, जो केस चलाने की इजाजत नहीं मिली जिसमें, तो उसकी जांच की बात क्या करना। किसी के सपोर्ट गैर सपोर्ट की बात ही नहीं है। सीबीआई ने जांच की, उसे कभी नहीं मिली, बात खत्म। मायावती ने खतरा भांपते हुए फौरन बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार पर पलटवार किया। यही नहीं, अगस्त 2003 में अपनी ही सरकार गिरा दी। काशीराम जी भी कहते थे कि जितना बार इलेक्शन होगा उतना हमें फायदा होगा। हम मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहते हैं। उसी प्रकार से दरअसल काशीराम की रणनीति यही थी कि बीएसपी की सरकार जितनी बार गिरेगी, उसका वोट बैंक उतना ही मजबूत होगा। साल 2003 के बाद काशीराम बीमारी की वजह से राजनीति से दूर होने लगे। मायावती अकेली पड़ चुकी थी। उन्हें भरोसेमंद दोस्त की तलाश थी। ऐसे में मायावती ने एक नया सियासी साथी बनाया। वो साथी थी सोनिया गांधी। अक्टूबर 2006 में कांशीराम के देहांत के सदमे से अभी मायावती और बीएसपी उबरी भी नहीं थी कि बीएसपी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे। 2007 का यूपी चुनाव भी सामने था। इन मुश्किल हालात में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के उसी फॉर्मूले को आजमाने का फैसला किया जिसे उनके गुरु कांशीराम ने बरसों पहले गढ़ा था। जिस इक्वेशन में कहा जाता था कि तिलक, तराजू और तलवार, वो इक्वेशन पूरा का पूरा उलट गया। और उल्टा ही नहीं, सोशल इंजीनियरिंग में, इलेक्शन की सोशल इंजीनियरिंग में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। पुनः पूरे ब्राह्मण समाज से एक बार ये अनुरोध करेंगे। मायावती को चाणक्य मिल गया था। सतीश मिश्रा की अगुवाई में ब्राह्मणों को साधने की कोशिशें तेज हो गई थी। बीएसपी में अब एक नया नारा गूंज रहा था, ब्राह्मण संघ बजाएगा, ब्राह्मण संघ बजाएगा, ब्राह्मण संघ बजाएगा। बसपा के गठन से लेकर के और जब सतीश मिश्रा आते हैं उस समय तक 36 के रिश्ते थे तिलक, तराजू, तलवार से। तिलक को उन्होंने अपना लिया और नारा दे दिया कि ब्राह्मण संघ हो जाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस था, ये जो विरोधाभास था, उस विरोधाभास को साधने के समीकरण की शुरुआत सतीश मिश्रा से होती है। और सतीश मिश्रा जी उस समीकरण के वो बिंदु थे जिन्होंने एक नए ढंग की सोशल इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश करके दिखाया। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 206 सीटों के साथ अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया था। मायावती इस बार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में कामयाब हो गई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 5 साल के कार्यकाल के दौरान विवाद साए की तरह मायावती के साथ रहे। कभी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन तो कभी ताज कॉरिडोर। मायावती चमक खोने लगी थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती का हमलावर तेवर गायब था। युवा अखिलेश की आंधी में बीएसपी टिक नहीं पाई। बीएसपी को अगला बड़ा झटका 2014 के लोकसभा चुनाव में लगा। इस चुनाव में बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई। बीते 25 साल में बीएसपी की ये सबसे बड़ी हार थी। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ। हार का सिलसिला यही नहीं थमा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी के सामने मायावती के सारे समीकरण फेल हो रहे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती ने नाटकीय तरीके से अपनी रणनीति बदली और यूपी में सबसे बड़े दुश्मन से ही हाथ मिलाने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के ऐलान ने उस दौर की याद दिला दी जब कांशीराम और मुलायम की जोड़ी ने सरकार बनाई थी।
लेकिन इस बार बीजेपी से मुकाबले के लिए बुआ और बबुआ की जोड़ी मैदान में थी। मायावती जी ने अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी के खिलाफ तय की है। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, यानी यादव और मुसलमानों का बड़ा तबका, वो ये मानता है कि मुलायम सिंह यादव के साथ काशीराम की पारी जो टूटी उसकी जिम्मेदार मायावती हैं, और वो नहीं टूटती तो देश में सामाजिक समीकरण दूसरे ढंग के होते। समाजवादी पार्टी से गठबंधन का बीएसपी को फायदा मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी शून्य के शर्मनाक आंकड़े से बाहर निकल गई। उसे 10 सीटों पर जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई। नतीजों के 6 महीने बाद ही दोनों का गठबंधन टूट गया। नहीं, मुझे लगता है कि उनको एक प्रयोग करना था बहुत दिनों से कि वास्तविकता में क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल है कि नहीं है, क्या उसके मतों का स्थानांतरण होता है या नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ये पाया कि मतों का स्थानांतरण नहीं हुआ है। यूपी का सियासी इतिहास तो यही कहता है कि जब तक मायावती मैदान में है, किसी उलटफेर से इनकार नहीं किया जा सकता। 2017 के चुनाव से अब तक यूपी की सियासत और लखनऊ की गोमती से बहुत पानी बह चुका है। 2022 का चुनाव अब मायावती के लिए वजूद की लड़ाई है। बीएसपी को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।